सबसे पहला तो गाइस मुझे कमेंट करके ये बता दो कि 11th स्टैंडर्ड के अंदर आपने साइंस लिया है, कॉमर्स लिया है कि आर्ट्स लिया है। जो भी लिया है कमेंट जरूर करना, क्योंकि ये वीडियो 11th के हर बच्चों के लिए। जिससे आप कमेंट करोगे तो मुझे ये पता चलेगा मेरे पास कौन से बच्चे ज्यादा जिन्होंने ज्यादा कौन से कोर्स के अंदर इनरोल किया हुआ है, तो मैं उन बच्चों की ज्यादा हेल्प कर पाऊंगा। तो कमेंट जरूर करना। दूसरी बात गाइस, साइंस एंड कॉमर्स दोनों बच्चों के लिए 6-7 महीने पहले ही हमने पूरे लेक्चर्स को बहुत अच्छी तरीके से रिकॉर्ड किया। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं, प्लीज उसको देख के पढ़ना स्टार्ट करो। इवन गाइस साइंस एंड कॉमर्स वाले बच्चों के लिए एक नया चैनल हमने ऑलरेडी बना, उस पर लेक्चर्स ऑलरेडी आना स्टार्ट हो गया और बहुत अच्छी तरीके से आ रहा है। मेरा तो वहां खुद का एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, राहुल सर का हो गया, बाकी टीचर्स का हो गया। तो प्लीज जाके देखना स्टार्ट करो। आपको पता है कि अगर आपकी तरफ से रिएक्शन मिलेगा तो हमारा एक्शन बहुत ज्यादा फास्ट होता है। तो हर बच्चा डिस्क्रिप्शन में दिए गए चैनल को सब्सक्राइब करेगा एंड वीडियोस को जरूर देख के दोस्तों का शेयर करेगा। एंड डिस्क्रिप्शन में साइंस एंड कॉमर्स के लिए अलग अलग टेलीग्राम दिया है, उसको ज्वाइन जरूर कर लेना। देखो गाइस, यहाँ टोटल हम 8 गलतियों के बारे में बात करने वाले हैं जो जनरली 10 से 11th में जाने वाले बच्चे करते हैं। स्टार्टिंग में ही मैं आप सभी से सॉरी मांग लेना चाहता हूँ। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को मेरी बातें बुरी लगे, बट मैं देखो क्लियर कट बोलूंगा, क्योंकि आज बुरी लग लेने से कुछ नहीं होने वाला। बट अगर वही जब जिंदगी हमारे साथ बुरा करेगा तो बहुत बुरा लगता है गाइस। और मैं चाहूंगा आप लोगों में से अगर जितने लोग मुझे दिल से फॉलो करते हैं, दिल से मानते हैं, प्लीज इन चीजों को एक बार सोचना जरूर, इन चीजों के बारे में। और अगर आपने इनको फॉलो किया और इन चीजों को सोच के इनको फॉलो बहुत अच्छी तरीके से किया, तो एक दिन जरूर आके इस वीडियो के नीचे कमेंट करोगे कि सर मेरे दोस्त ने भी वो चीजें देखी थी पर उसको उसने पूरी तरह से फॉलो नहीं किया, और आपने जो बातें बताई थी उसको मैंने बहुत अच्छी तरीके से फॉलो किया और आज मैं इस पोजीशन पे हूँ। बहुत बार आपने सुना होगा कि 12th में जाके लोगों के परसेंटेज डाउन हो जाते हैं, अच्छे अच्छे स्टडी करने वाले बच्चे का कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, उनका बेसिक एकदम जीरो हो जाता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, आजू बाजू में आपको मिल जाएंगे। पर आपका स्टार्टिंग है, आपका बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। अब एक एक चीज, एक एक पॉइंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात तो ये 0% सर ने क्या लिखा है। देखो 0% मैंने इसलिए लिखा है कि आप अभी 11th में आए हो। देखो बोर्ड भी खुद बुक बनाता है ना। अगर आप देखोगे, अगर मैं साइंस की बात करूं तो पहला चैप्टर फिजिक्स का यूनिट एंड मेजरमेंट है। पहले स्टार्टिंग में आपको फिजिक्स बताया जाता है। पहले भी फिजिक्स था, पहले भी केमिस्ट्री था, 10th में भी था, 9th में भी था, बट उस समय आपको ये एक्सप्लेन नहीं किया गया। बट अब आपको बोर्ड खुद ही सोच रहा है भाई इन बच्चों को स्टार्टिंग से बताना पड़ेगा। कॉमर्स में जाओगे तो आपको डेबिट क्रेडिट, जबकि आप सब देखे हो, बट आपको स्टार्टिंग से एक एक चीज कॉमर्स का मीनिंग समझाया जाएगा। तो मतलब कहने का मतलब है कि अब हर बच्चा एक लेवल पे है। अपने पुराने परसेंटेज को भूल जाओ कि आपका पुराना परसेंट कितना था। 99% था, 98% था, 0% था, कितना परसेंट था। 0% तो नहीं हो सकता भाई, मैंने 0% अब कंसिडर करने के लिए बोला है। 45% था, 50% था, बिल्कुल खत्म करो, पुरानी बातों को भूल जाओ। अब खुद को कंसिडर करो कि मैं 0% हूं और इस परसेंट में मैं बहुत सारी चीजें ऐड करके इसको 12th स्टैंडर्ड के अंदर एकदम हाई परसेंट पे पहुंचा दूंगा। मैंने बोला बहुत सारे बच्चों को ना ज्यादा स्कोर आ जाने के बाद उनके अंदर एक ओवर कॉन्फिडेंट आ जाता है, बहुत सारे बच्चे। पर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपने आप को उसी लेवल पे रखते हैं, उसी लेवल पे रखते हैं। उनको हमेशा है कि भाई अगर मुझे हर साल अपना परसेंट बरकरार रखना है तो मुझे हर साल डबल मेहनत बढ़ानी पड़ेगी। जैसा मैंने पीछे किया था अब मेरी मेहनत को डबल करना पड़ेगा। तो उनका कॉन्फिडेंट वैसा ही होता है। पर कुछ बच्चों में ओवर कॉन्फिडेंट आ जाता है, जैसे वो स्कोर करते हैं उनको लगता है यार ये मार्क्स तो हो जाएगा, आराम से कर लेंगे, हो जाएगा। और इसी कारण 97% वाला बच्चा भी 12th में जाके 47% पे आ जाता है। और बहुत सारे बच्चे 90 वाले बच्चे फेल भी होते हैं 12th स्टैंडर्ड के अंदर, बिकॉज ओवर कॉन्फिडेंट की वजह से। क्योंकि जब वो कॉलेज में जाते हैं तो उनके हाई परसेंट की वजह से उन्हें एक अलग तरह से प्यार मिलता है, अलग तरह से रिस्पेक्ट मिलता है, और उसी प्यार में वो इस तरह से खोते हैं कि अपनी 11th की स्टडी वो जल्दी चालू ही नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है यार हो जाएगा हो जाए। और इसी होने के चक्कर में वो अपनी बेस उनको स्ट्रांग बनाना है उसकी बैंड बजा देते हैं गाइस। मैं आप सभी को समझाना चाहूंगा कि आप अगर 11th में जा रहे हो तो अपनी चीजों को भूलो पुराना। अगर आपने स्कोर अच्छा पूरा भूल जाओ, अब ऐसा कंसीडर करोगे मुझे एकदम जीरो से और बहुत एक एक चीजों को ध्यान से फोकस करके पढ़ना है। अगर मैं पहले 4 घंटा करता तो अब मैं 1 घंटा और बढ़ाऊंगा क्योंकि मैं 11th में आया हूं। अपने सिलेबस को समझना है कि आपके यहाँ आप अगर साइंस में हो तो आपका फिजिक्स डिफिकल्ट है, कॉमर्स में हो तो आपका बीके डिफिकल्ट है। क्या डिफिकल्ट, आपको कौन सा सब्जेक्ट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है, तो उन सब्जेक्ट को आपको थोड़ा एनालाइज करना है। अब बच्चे क्या करते हैं पता, जो सब्जेक्ट उनको डिफिकल्ट लगना स्टार्ट होता है वो सब्जेक्ट से दूरियां बना लेते हैं। यही तो गलती है यार। आप दूरियां बनाओगे फिर भी एग्जाम तो उसका देना ही है ना।
ऐसा थोड़ी कि एग्जाम अगर आप देने जाओगे तो नहीं आपको डिफिकल्ट है तो एग्जाम आपका होने वाला नहीं है। तो इसीलिए उससे दूर मत भागो, उसके नजदीक जाने का ट्राई करो, मतलब उसको समझने का ट्राई करो। नहीं समझ में बार 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 ट्राई करो, क्योंकि उससे आप दूर हो ही नहीं सकते। आपने शादी कर ली, अगर मैं साइंस की बात करूं, अब शादी कर ली है, निभाना तो पड़ेगा ही। दूर जाओगे तो भाई खर्चा आपका ही जाएगा। समझ में आया कि नहीं, समझा कि नहीं, डिवोर्स के बाद आपको खर्चा आपको ही देना पड़ेगा। तो इसीलिए अब आपको साथ निभाना ही पड़ेगा। तो सिलेबस सिलेबस पूरी तरह से आपको देखना है, समझना है, और उसको देखना है कि आपको कौन सा डिफिकल्ट, जो डिफिकल्ट लग रहा है उसमें बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है। आपका टाइम टेबल हर दिन का बन जाना चाहिए। आप में से बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर अभी तक तो हमारा क्लास ही स्टार्ट नहीं हुआ। अरे भाई क्लास स्टार्ट होगा, हो गया होगा, आगे आने वाले दिनों में होगा। बट भाई मैं बोल रहा हूँ सबको टाइम ना वही मिलने वाला है। सबका, आप लोगों का जो बोर्ड एग्जाम है 2026 में ही होने वाला है, उसी दिन होने वाला है। आपको ये जितना कम टाइम मिल रहा है वो आप समझ लो आपके नॉलेज का टाइम कम धीरे धीरे हो रहा है। क्योंकि आपका जो फाइनल एग्जाम जो आपका 12 स्टार्ट होने वाला है वो अप्रैल से ही आपको स्टार्ट करना है। तो ये टाइम जितना कम हो रहा है वो उतना ही कम हो रहा है। इसीलिए आपको पता है 11th में जाना ही है, तो आपको स्टडी स्टार्ट कर देनी चाहिए। आपके कॉलेज स्टार्ट हुए नहीं हुए, मैंने परसों कुछ बच्चों के नीचे कमेंट देखे थे अपने दूसरे चैनल पे कि सर अभी तो हमारा स्कूल ही नहीं खुला, सर अभी हमारा यूनिट। अरे मेरे दोस्त, मैं बता रहा हूँ, मैंने जो समझा ना, आपका 12th उसी दिन स्टार्ट होने वाला है। तो जितना दिन आप डिले कर रहे हो, मतलब आप या तो क्वेश्चन या टॉपिक को कम कर दोगे पढ़ना, या तो क्या करोगे, बस इंपॉर्टेंट चीजों पे दौड़ोगे। समझ में? टाइम टेबल बनाओ, टाइम टेबल के साथ ही टाइम मैनेजमेंट, कि आप कितने घंटे क्या करने वाले, कितने घंटे क्या करने वाला, और हर दिन का, एक हफ्ते का पूरा आपको पूरी चीजें पता रहना चाहिए। एक हफ्ते में आप क्या करने वाले हो, इसमें आपको क्या क्या कवर करना है, कितना टाइम आपको आपके होमवर्क के लिए देना है, कितना टाइम आपको क्लासेस के लिए देना है, कितना टाइम आपको ऑनलाइन बैच के लिए देना है, कितना टाइम आपको बाकी लेक्चर्स देखना है, ये सभी चीजें। और वैसे मैं बता रहा हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पे सब कुछ चीजें पड़ी है। अगर ऑफलाइन में जुड़ना है तो मेरा ऑफलाइन क्लास चल रहा है, वैसे तो फुल होने के कगार पे 2 ही 3 सीट बचा हुआ है फुल। मुझे लगता है वीडियो जाते, मतलब ये मतलब कि हो सकता है आप जब देख रहे हो तब तक सब चीजें खत्म हो चुकी हो, बट यूट्यूब पे है सब, आप देख सकते हो आराम से। यूनिट एंड फॉर्मूला, कॉमर्स में हो तो बहुत सारे डेफिनेशन है जिसका लिस्ट बनाना चाहिए, और अगर साइंस में हो तो यूनिट एंड फॉर्मूले के लिस्ट बनाने चाहिए कि आपके 11 के अंदर कितने यूनिट एंड फॉर्मूले, साथ में उसके डायमेंशन कितने। ये मेरा आप सभी को एक सजेशन है, प्लीज अगर ये बना के रखोगे आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगा। देन इसके बाद कनेक्ट टू 12, जो चैप्टर 12 से कनेक्टेड है उनको तो इस तरह से ध्यान दो, इस तरह से फोकस करो कि आपको आगे जाके बहुत ज्यादा हेल्प हो, और वो डिफिकल्टी फेस ना करना पड़े जो हर साल के बच्चों को फेस करना पड़ता है। ओके, तो आप, ये मैंने वीडियो बहुत सारा बनाया है कि 12th में कौन कौन से चैप्टर 11 से कनेक्टेड है। इसके बाद गए, देखो मैंने बार बार बोला है फ्रेंड बनाना गलत नहीं है, बट आप फ्रेंड बना रहे हो, वो फ्रेंड आपको सजेशन कैसा दे रहा है ये बहुत मैटर करता है। अगर फ्रेंड आप वो ऐसा सोच के कर रहा है कि भाई आप जो गलत कर रहे हो, कभी करके देखना आपका फ्रेंड सच्चा है कि भाई ये है, वो आपको समझ में आ जाए। अगर कुछ आप गलत कर रहे हो, अगर उसमें भी वो आपको सपोर्ट कर रहा है, देखो रील और रियल लाइफ में फर्क होता है भाई, रील और रियल लाइफ में बहुत ज्यादा फर्क है भाई। एक बार, रील और रियल लाइफ में बहुत ज्यादा फर्क है। रील में हर चीजें कट कॉपी हो सकती है, रियल लाइफ में कट कॉपी पे जो हो गया वो बस यादें रह जाती है, उसमें कुछ चेंजेस हम नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझा? जो हो चुका है सो हो चुका है। इसीलिए अगर फ्रेंड बना रहे हो तो उसको चेक करो कि मैं जो गलती कर रहा हूँ क्या उस पर वो रिएक्ट कैसा कर रहा है। और अगर आप ऐसे दोस्तों की सामने वाली गलती कर रहा है और उसको आप बोल रहे हो, समझा रहे हो, पर वो आपकी बातें नहीं मान रहा है, वो आपको इग्नोर कर रहा है, तो समझ लो वो भी आपके दोस्ती के लायक नहीं है। तो इस समय फ्रेंड बनाना भी बहुत जरूरी है। ऐसे फ्रेंड बिल्कुल मत बनाओ जो आपकी हाँ में हाँ करे, हाँ ना में ना करे। वैसे फ्रेंड का कोई मतलब नहीं है, उससे आपके अंदर कोई चेंजेस नहीं आएगा। ऐसे फ्रेंड बनाओ जो आपकी गलतियों को, आपकी चीजों को समझाए और बताए। ओके, तो शायद मेरी बात समझ में आ गई होगी, एंड मैं चाहूंगा कि ये गलती आप बिल्कुल नहीं दोहराओगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।